बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि अगर एक हालो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी। उसके बाद दूसरी एग्जांपल में हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ली थी जिसकी लेंथ विड्थ इन्फिनिटी को अप्रोच करती थी। तो उसकी वजह से एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। आज ये तीसरी एग्जांपल जो हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास दो अपोजिटली चार्ज शीट्स हैं, उनके इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह निकालेंगे। तो ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो ये अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं। ये प्लेट ए कह लें, ये ए प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये बी प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, इनकी स्पेस जो है दरमियान में वो बहुत कम होगी, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि ये है कंडक्टिंग प्लेट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इस प्लेट का सारा चार्ज इस सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और इस प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ इस सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये एक शीट ऑफ चार्ज बन जाएगी जो इसकी सरफेस है, और ये भी एक शीट ऑफ चार्ज बन जाएगी जो इसकी सरफेस है। अब ये दोनों जो शीट्स हैं इनके इनसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मीन ई जो है वो मालूम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो शीट्स ऑफ चार्ज बनती हैं इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल और ऑपोजिट है। मीन पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है इस सरफेस की सिग्मा कह लें, वो क्या होगा, सिग्मा जो है टोटल चार्ज किसी भी शीट के ऊपर और टोटल एरिया, तो चार्ज ओवर एरिया, ये होगी चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव के लिए साइन पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव के लिए साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं Q ओवर A, ये आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब रही बात कि इसके इनसाइड है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने 4 स्टेप जो है वो पढ़े थे कि जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये होता है कि एक प्रॉपर गाउसियन सरफेस हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये दो अपोजिटली चार्ज शीट्स हैं, इनके दरमियान भी हमने एक गाउसियन सरफेस सेलेक्ट किया जो कि क्लोज्ड सरफेस होती है, और ये बिलफर्ज एक हॉलो बॉक्स है। ये हॉलो बॉक्स की शक्ल में हमने एक ये गाउसियन सरफेस जो है उसको सिलेक्ट किया है। और ये हॉलो बॉक्स जो है उसकी जो ये साइड है, ये बैक साइड जो है, ये प्लेट के इन साइड हमने कंसिडर किया है। डेफिनेटली ये एक इमेजिनरी हमारी सरफेस है तो उसको कहीं भी कंसिडर किया जा सकता है। तो ये आपके पास जो इसकी बैक साइड है वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज शीट के इन साइड है। तो हम इस पॉइंट के ऊपर, इस सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू बिलफर्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम पहले हमने ये गाउसियन सरफेस जो है उसकी सिलेक्शन कर ली। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो गाउसियन सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब ये देखिए ये जो सरफेस बनती है इसके 6 सरफेसेस बनती हैं, यानी कि ये देखें ये आपके पास इस तरह की सरफेस है ये वाली। तो इसकी एक सरफेस ये बन गई, इसको S1 कह लें। दूसरी सरफेस ये बन गई, ये S2 कह लें। तीसरी सरफेस ये बन गई, ये S3 कह लें। चौथी सरफेस ये बन गई, S4 कह लें।
ये S5 है, ये S6 है। तो ये 6 सरफेसेस जो हैं वो किस तरह बनी, ये S1 कह लें, ये S2 कह लें, ये S3 कह लें, ये S4 कह लें, ये S5 कह लें, ये S6 कह लें। तो ये 6 की 6 सरफेसेस के ऊपर हम ये फार्मूला जो अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। याद रखें कि ये जो आपके पास स्पेस बनती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, ये E है। अब हर सरफेस का हम फ्लक्स मालूम करते हैं। सबसे पहले S2, S3, S4, S5 इनका हम फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 ये क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू, ये देखें ये जो S2 है इसका एरिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये EA cos ऑफ 90 डिग्री होगा, 0 के बराबर। इसी तरह S3, S4 और S5 जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस एरिया का, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब सिमिलरली फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S3, S4 and S5 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये सरफेस, इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये सरफेस इसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये वाली बैक वाली सरफेस इसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इसी तरह यहाँ भी ये परपेंडिकुलर होंगे S5 का जो एरिया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन चारों साइडों की वजह से तो 0 के बराबर हुआ। ये रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। अब बची ये दो सरफेसेस, ये एक S6 है और एक S1 है, ये S1 और ये S6। अब S6 जो है वो मेटल शीट के इनसाइड है। याद रखें मेटल के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 के बराबर रहता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S6, यह जाएगा फाई इज इक्वल टू 0 इंटू ए। तो ये 0 के बराबर होगा क्योंकि E जो होगा इनसाइड द मेटल 0 के बराबर होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 के बराबर होती मेटल के इनसाइड। तो उसकी रीज़न क्या होती कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करता हो तो चार्ज कैरियर उसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि जहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है तो चार्जेस जो हैं वहाँ स्टेशनरी हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि E की वैल्यू जो है वो इसके इनसाइड 0 के बराबर है। जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो ये S6 सरफेस जो है उसका फ्लक्स भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि E 0 होगा तो फाई 0 होगा। अब सिर्फ ये एक सरफेस बचती है, ये वाली या ये वाली S1। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1। अब S1 का हमने एरिया ले लिया है बिलफर्ज A के बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फाई आपके पास आ जाएगा E A, और देखिए E और A दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे, E और A एक दूसरे को पैरेलल, सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया आ गया और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये E A cos ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा,
cos 0 1 के बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू E आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टोटल फ्लक्स जो है वो मालूम कर लें, तो ये आ जाएगा चलो इसको कह देते हैं ये φ2 है। इसी तरह S3 की वजह से जो फ्लक्स है वो φ3 है, S4 की वजह से φ4 है, S5 की वजह से φ5 है, और इसकी वजह से φ1 है, और इसकी वजह से ये φ6 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। तो ये E1 जो है φ1 जो है वो तो आ गया EA के इक्वल, लेकिन ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। इसका मतलब टोटल फ्लक्स जो है वो E और A के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले की मदद से इस क्लोज्ड जो गाजियन सरफेस है हमारी, इसका जो फ्लक्स होगा टोटल वो E और A के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब इसमें अगली बात क्या है, वो ये कि हम फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब Q किसके बराबर होगा? अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि ये जो शीट है या ये जो शीट है, इसके ऊपर चार्ज की जो डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, वो है सिग्मा के बराबर, जिस तरह यहाँ लिखा। इसका क्या मतलब हुआ कि Q किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो ये सिग्मा A के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आप Q की वैल्यू कोट कर सकते हैं सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आपके पास आ गया, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आपके पास आ गया। इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, E आपके पास आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये मैग्नीट्यूड आ गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन किस तरह होगी? देखें, जिस डायरेक्शन में पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेक्टर फॉर्म में अगर ये लिखें तो ये आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, और आर यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है? फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अच्छा, एक बात मैं फिर वजाहत कर दूं कि ये है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज ओवर एरिया। तो ये आपके पास आ जाता है वेट बेसिकली, यानी कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एरिया। तो अगर ज़्यादा एरिया लेंगे तो डेफिनेटली चार्ज की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, कम एरिया लेंगे तो कम वैल्यू होगी। लेकिन सिग्मा जो है उसकी वैल्यू एक जैसी रहेगी अगर सरफेस के ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले मैंने ये कह दिया था कि ये ए टोटल प्लेट का एरिया है, टोटल प्लेट का एरिया नहीं है। ये आप ऐसे करेंगे, इसका जो सरफेस एरिया है वो ए के बराबर है। तो ये आपके पास चार्ज डेंसिटी आ गई, तो ये चार्ज ओवर एरिया Q ओवर A आ गया। तो सिग्मा Q जो होगा वो सिग्मा A के बराबर होगा। तो इस तरह ये वैल्यू हमने पुट की तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई। वैसे तो एक और तरह भी इसको डिस्कस कर सकते थे। ये देखें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सिंगल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? E पॉजिटिव कह लें
वो होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिंगल शीट के लिए। और ये जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी ये किसके बराबर होगी, ये भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसका वेक्टर सम लेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में, चूंकि दोनों बन रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये नेगेटिव प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है, तो दोनों एड अप हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी ई वो क्या होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये ई की वैल्यू आ जाएगी। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर्टिकल शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली इस आर्टिकल में हम तीन चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिंपली उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले जो चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए, ये आपके पास सिचुएशन है कि ये एक प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म के ऊपर ये एक टावर। प्लेटफार्म की इटसेल्फ हाइट जो है h1 के बराबर है, और यहाँ से टावर की हाइट जो है वो h के बराबर है। ये प्लेटफार्म के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका मास जो है वो m के बराबर। अब इस ब्लॉक की इस पॉइंट के ऊपर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहें, याद रखें कि हम ज़मीन का या ग्राउंड का जो लेवल है उसकी हाइट को 0 लेते हैं और उसके ऊपर हम कह देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है, यानी कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, 0 पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने दूसरी एनर्जीज जो हमको मेजर करना है। तो यहाँ से ये ब्लॉक जो है या जब यहाँ पे रखा गया है तो इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh1। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये ब्लॉक जो है इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाते हुए यहाँ तक लेके जाते हैं। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह की होती है, या तो ये बॉडी रेस्ट पे है तो भी ये इक्विलिब्रियम में होगी, इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर ब्लॉक जो है या कोई बॉडी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस वक्त भी उसके ऊपर चूँकि नेट फोर्स 0 के बराबर होती है तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में ही कहलाएगी, लेकिन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपलिफ्ट करवाया जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, हम अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएंगे वो इसकी वेट के बराबर होगी। ये हमारी फोर्स है और हम वेट के इक्वल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। डेफिनेटली ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी और ये किसके बराबर होगी, डेफिनेटली mg के बराबर होगी। तो हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाते हुए यहाँ तक लेके जाते हैं। तो अब इसकी जो टोटल हाइट है ब्लॉक की वो h2 के बराबर होगी। तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर देखी जाए तो ये आ जाएगा mgh2। अब यहाँ mgh1 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ mgh2 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी आई है, तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये होगी mgh2 माइनस mgh1, और mg को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो बाकी क्या बचेगा, h2 माइनस h1। तो ये किसके बराबर है, ये देखें h2 माइनस h1 h के बराबर है, इसको लिखा जा सकता है mgh। अब अगली बात, हमने इसके ऊपर वर्क कितना किया, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड है h,
और इसके ऊपर हमने जो फोर्स लगाई है वो जाहिर है इस फोर्स के बराबर होगी, वो mg के बराबर होगी। तो हमने जो इसके ऊपर वर्क किया है, वर्क जो हमने किया है वो फोर्स mg है और डिस्प्लेसमेंट h है। डेफिनेटली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनका जो वर्क जब हम जब कहते हैं कि एफ कॉज ऑफ थीटा है तो थीटा एफ दी कॉज ऑफ थीटा है, तो एफ की वैल्यू जो है mg के बराबर होगी, एम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और h जो है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। सिंपल बात क्या हुई कि वर्क चूंकि होता है एफ डॉट डी, तो इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा। एफ जो है मैग्नीट्यूड है फोर्स की, ये यहाँ किसके बराबर होगी, mg के बराबर। डी जो है ये मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की, और डी और एफ ये देखें, एफ भी अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री के बराबर होगी। तो इसलिए हमने लिखा है कि वर्क यहाँ होगा mgh, क्योंकि cos 0 आपको पता है कि 1 के बराबर होता है। तो बहरहाल कहना ये चाहता था कि इधर देखें, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये इधर हमने जो वर्क किया है, तो वर्क जो होगा एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा एक और बात भी जरा देख लें कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ब्लॉक को, किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा होता है। लेकिन जब उसको हम अपलिफ्ट करवाते हैं तो क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करवा रहे हैं तो जितना हम वर्क कर रहे हैं उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा होता है। तो यही वो बात है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्चुअली वर्क के बराबर होगी जो हमने इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किया है। अब ज़रा इधर कि अगर आपके पास ये अपोजिटली चार्ज शीट्स हैं, ऊपर वाली प्लेट जो है बी ये पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाली प्लेट जो है ए वो नेगेटिवली चार्ज है। इसके यहाँ अगर हम एक क्यू नॉट चार्ज रखते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ अगर एक ब्लॉक को फ्री फॉल होने दें तो वो नीचे की तरफ आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि ये चार्ज जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि हमने इसको इक्विलिब्रियम में रख के मूव करवाया नीचे से ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली हमने इसके ऊपर वर्क किया। तो हमने कितना इसके ऊपर वर्क किया है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आई है, तो डेफिनेटली यहाँ भी यही फार्मूला लगेगा कि जितना हमने इसके ऊपर वर्क किया है उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, डेफिनेटली अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मीन हम ए प्लेट से बी प्लेट्स की तरफ इसको लेके जाते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है बिलफर्ज यू ए के बराबर है, और यहाँ तक लेके जाते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यू बी के बराबर है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डेल्टा यू से हम इसको शो करते हैं, और ये डेल्टा यू किसके बराबर होगा, वही बात के वर्क हमने इसके ऊपर कितना किया है, तो वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लगाई और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो h या d के बराबर है तो ये वर्क जो हमने किया है f और d के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, f की जगह आप q नॉट e भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है इसकी, और d इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई, और ये पोटेंशियल एनर्जी उसके बराबर होगी जितना हमने वर्क किया है। तो यहाँ हमारी किताब में लिखा हुआ है इसके वर्क को WAB, यानी कि ए प्लेट से बी प्लेट तक क्यू नॉट चार्ज को डिस्प्लेस करवाने में जितना हमने वर्क किया है वो है WAB, और ये किसके बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ सिंपल बात क्या हुई कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to the work done on a charge in displacing it from one point to another point
विद चार्ज कीपिंग चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम मूव करवाते हैं, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इफ द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड with uniform velocity, then the amount of work done is equal to the change in its electric potential energy। यानी कि अगर एक चार्ज जो है यहाँ जिस तरह हमने लिया है Q नॉट, तो Q नॉट चार्ज को A प्लेट से B प्लेट तक हमने डिस्प्लेस करवाया यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। इसकी वेलोसिटी जो है उसको कांस्टेंट रखा है। वेलोसिटी को कांस्टेंट जब रखा है तो इसका मतलब ये सिस्टम जो है हमारा, यानी चार्ज है इक्विलिब्रियम में रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए जितना हमने चार्ज Q नॉट के ऊपर वर्क किया है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। अब यहाँ सिंपल सी बात समझ लें कि अगर वर्क हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। वर्क अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाक़ई होगी। ये कैसे होगा कि अगर चार्ज यहाँ से इधर डिस्प्लेस करवाया जाएगा तो हम पॉजिटिव वर्क करेंगे, क्योंकि हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इस सिचुएशन में ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें इजाफा होगा। लेकिन अगर चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो अब जितना हमने वर्क किया वो नेगेटिव होगा। क्यों बोला कि हमारी फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगाएंगे इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रखने के लिए, अदरवाइज तो ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा ना। ये देखिए ये हमारा मार्कर है, इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे नहीं आएगा, उस वक्त ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम में रखते हुए इसको नीचे लेके आ रहे हैं तो मैं पकड़ के इसको रखूँगा। अब देखिए मेरी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वर्क जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो उस सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाक़ई होगी, यानी कि वर्क जो है जब नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है नेगेटिव होगी, मीन कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी। अगर वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज Q नॉट को मूव करवाते हुए, तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें कमी वाक़ई होगी। तो बहरहाल अगर यहाँ पे पोटेंशियल जो है इसका UA है, यहाँ पे पोटेंशियल UB है, तो चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ से यहाँ तक इसको वर्क करवाएंगे तो डेल्टा U जो होगा वो होगा UB माइनस UA, और ये किसके बराबर होगा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, इसके यूनिट जो है वो जॉउल ही होंगे। देखें वर्क के यूनिट जॉउल है तो पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट भी जॉउल ही होंगे।